नमस्कार। विश्वरंग की साहित्यिक कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत विश्व कविता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कविता मन के गोमुख से फूटी गंगा है। कविता है अस्त्र, कविता है मंत्र। वो मन से मन की बात है, भावनाओं और शब्दों का ऐसा संगम जिसमें सारी दुनिया की आवाजें सुनी जा सकती हैं। विश्व कविता में कुछ ऐसी आवाजों को थामकर हम आपसे मुखातिब हैं। हमारी कोशिश रही कि विश्वरंग के दायरे में हम दूसरे देशों में रची जा रही कविताओं को भी शामिल करें। हम ये जानने की भी कोशिश करें कि भारत के पार के मुल्कों में कविता की आवाज़ क्या है, कविता का चेहरा क्या है, कविता मनुष्य की किन आवाज़ों को मुखरित करना चाहती है। और इन तमाम आग्रहों के साथ एक बार फिर विश्व कविता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आपको बता दें कि इस सत्र में हमारे साथ हैं इटली के कवि वेलेरियो मैग्रेली, मैसेडोनिया से निकोला माजीराव, श्रीलंका से शिरानी राजपक्से और यूके से होली मैकनिश। मैग्रेली, शिरानी और होली की कविताएं अंग्रेजी भाषा में और निकोला माजीराव की मैसेडोनियन में। इन सभी कवियों की कविताएं बहुत अधिक सामयिक हैं। विस्थापन, युद्ध और अशांति, प्रेम और अलगाव, इन तमाम विषयों को अपनी कविता के दायरे में समेटती हैं और दुनियावी सरोकारों की बात करती हैं कि एक घर है रहने के लिए और उस घर में एक बेटी गुनगुना रही है। ऐसा वालेरियो मैग्रेली की कविता कहती है। हॉली सवाल करती हैं कि बाहर की वस्तुएं इस्तेमाल करने से परहेज नहीं है तो वहां के लोगों से क्यों? माजीराव इस मशीनी तेज भागती दुनिया को बहुत करीब से पहचानते हुए अत्यंत मार्मिकता से कहते हैं कि सब इतनी हड़बड़ी में हैं कि यदि मैं कल मर जाऊं तो सब समझेंगे कि मैं चुप हो गया हूं। संवेदना के इस स्तर पर क्षरण के बाद यह दुनिया कहां पहुंचेगी, यह सवाल अब तक अनुत्तरित है। लेकिन अब वह नहीं सोचती इस बारे में अधिक। इन सभी परिस्थितियों से आज दुनिया की लगभग आधी से अधिक आबादी गुजर रही है। ये कविताएं हमें उन गलियों में ले जाती है जहां गालिब सहज ही याद आते हैं और वे फरमाते हैं, बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। आइए सुनते हैं पहले मूल कविता और फिर उसका अनुवाद। तो एक बार फिर स्वागत है आपका विश्व कविता में। वेलेरियो मैग्रेली कैसिनो विश्वविद्यालय में फ्रांसीसी साहित्य के प्रोफेसर रहे हैं। कई इतालवी दैनिक समाचार पत्रों के सांस्कृतिक पृष्ठों में उनका योगदान रहा है। उनके 6 कविता संग्रह और 4 गद्य की पुस्तकें प्रकाशित हैं। उनकी कविताओं का अनुवाद इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश और कई अन्य भाषाओं में हो चुका है। ऑक्टेविया पाज ने उनकी कविताओं के संदर्भ में कहा था, उनकी कविता एक समय और रात के सबसे खामोश घंटों के दौरान एक पेंसिल और एक छोटी नोटबुक के साथ लिखी गई हैं। ये ऐसी कविताएं हैं जो स्वतः ही प्रकट होती हैं, लेकिन जैसे ही विचार पक्ष को देखते हैं गायब हो जाती हैं। 2 poems by Valerio Magrelli, that's me. The first one is translated by Anthony Molino and has 2 quotations. W.H. Auden, and the crack in the teacup opens a lane to the land of the dead. The second one is by Rilke. As when a crack goes through a cup. From you I received this red cup to toast my days one by one in the pale mornings, pearls in the long necklace of thirst. And should it fall and break, destroyed, I from compassion will see to its repair, to pursue our uninterrupted kisses. And each time the handle or rim should crack, I will glue them back until my love will not have mastered the slow, exacting craft of the mosaic. Second part.
streaking the cup's candid slope down its glistening concave interior like a black fixed bolt of lightning, is a crack, the mark of a still rumbling thunderstorm over a vibrant enamel landscape. In italiano. Ricevo da te questa tazza rossa per bere ai miei giorni uno ad uno nelle mattine pallide le perle della lunga collana della sete, e se cadrà rompendosi distrutto io dalla compassione penserò a ripararla per proseguire i baci ininterrotti, e ogni volta che il manico o l'orlo si incrineranno tornerò a incollarli finché il mio amore non avrà compiuto l'opera dura e lenta del mosaico. Scende lungo il declivio candido della tazza, lungo l'interno concavo e luccicante simile alla folgore, la crepa, nera, fissa, segno di un temporale che continua a tuonare sopra il paesaggio sonoro di smalto. तुम्हारी ओर से मिला हुआ मुझे ये लाल रंग का प्याला, तुम्हारी ओर से मिला हुआ मुझे ये लाल रंग का प्याला, एक के बाद एक मेरे दिनों की पीली सुबह में शुभकामनाओं का जाम पीने के लिए। ये प्यास की लंबी माला में एक मोती की तरह है, ये प्यास की लंबी माला में एक मोती की तरह है, और इसके गिर जाने पर, टूटकर बिखर जाने पर, क्या इसको ऐसे ही खत्म होने देना चाहिए? नहीं, नहीं, मैं सहानुभूति से इसे जोड़ना चाहूँगा, अपने आबाद चुंबनों को याद करते हुए। यदि प्याले की डंडी टूट जाए या किनारे झड़ जाए, मैं इसे वापस चिपकाऊंगा, जब तक कि मैं पूरी तरह प्रेम करना नहीं सीख जाता, जब तक कि मैं पूरी तरह प्रेम करना नहीं सीख जाता, जैसे कि मुझे एक चित्र का शिल्प मांग करता है, जैसे कि मुझे एक चित्र का शिल्प मांग करता है। प्याले की स्पष्ट धुलवा धारियां, इसके नीचे की चमकदार अवतल की सुंदरता है, जैसे कि स्याह में एक निश्चित रोशनी। ये कोई दरार है या चिन्ह है चमकीली रंगों से सजी धरती पर अभी भी थरथराने वाली तेज आंधी का। ये क्या कोई दरार है या चिन्ह है चमकीली रंगों से सजी धरती पर अब भी थरथराने वाली तेज आंधी का। Second poem by Valerio Magrelli, translated by Jamie McKendrick. I brush my teeth in bathroom. I have a bathroom. I have teeth. I have a daughter who sings the other side of the tiled wall. I have a daughter who wants to and does sing. Maybe, just maybe, that's enough. In italiano, in Italian. Mi lavo i denti in bagno, ho un bagno, ho i denti, ho una figlia che canta di là dalla parete, ho una figlia che ha voglia di cantare e canta. Può bastare. दूसरी कविता है, मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक घर है, उस घर के शीशे में रोज सुबह मैं अपना चेहरा देखता हूँ। मेरे पास एक घर है, उस घर के शीशे में रोज सुबह मैं अपना चेहरा देखता हूँ। दीवार की दूसरी तरफ मेरी बेटी गुनगुना रही है, दीवार की दूसरी तरफ मेरी बेटी गुनगुना रही है। मेरी एक बेटी है जो गाती है और गाना चाहती है, मेरी एक बेटी है जो गाती है और गाना चाहती है। मेरे ख्याल से ये काफ़ी है, मेरे ख्याल से ये जीने के लिए काफ़ी है। निकोला माजीरोव। निकोला माजीरोव मैसेडोनिया से हैं। उनका जन्म 1973 में मैसेडोनिया के स्ट्रैमिका में बाल्कन युद्ध से आए शरणार्थी परिवार में हुआ था। जब वे बड़े हुए तो उनके भीतर एक लेखक के रूप में अपनी पहचान बनाने की इच्छा जागृत हुई। उनकी कविताओं के 30 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं।
उन्हें रीलोकेटेड स्टोन ईस्ट यूरोपन हु बर्डा बर्दा कविता व मैसेडोनिया कविता पुरस्कार प्राप्त है। मार्क स्ट्रेट ने उनके बारे में कहा है कि माजीराव की कविता कल्पना की सौर प्रणाली में एक नए ग्रह की खोज है। Odvojen. Se odvojiv od sekoja vistina za početocite na steblata, rekite i gradovite. Imam ime što ke vide ulica na razdelbi i srce što se pojavuva na rentgenski snimki. Se odvojiv i od tebe, majko, nasite neba i kukina bezgrižnosta. Sega krvta mi je begalec što pripaja na nekolku duši otvoreni rani. Moj od Bog žive vo fosfor od škorče, vo pepelta što go čuva oblikot na presečenoto drvo. Ne mi treba mapata na svetot koga zaspivam. Ne mi treba mapata na svetot koga zaspivam. Sega senka od klasije žito ja pokriva mojeta nadež i moj zbor je vreden kako star semen časovnik što ne gomeri vremeto. Se odvojiv od sebe, za da stasam do tvojata koža što mirisa na med i veter, do tvojato ime što znači nemir što me uspokojuva, što gi otvora portite na gradovite vo koji spijam, a ne živeam. Se odvojiv od vozduhot, od vodata, od ognot i zemljata od koja sam sozdaden je vgradena vo mojet dom. सेपरेशन, अलगाव। नदियों, पेड़ों और सभ्यताओं के प्रत्येक सत्य से मैंने स्वयं को अलग कर लिया है। मेरा नाम अब अलविदाओं की एक गली है। मेरा नाम अब अलविदाओं की एक गली है और एक दिल है जो सिर्फ एक्सरे में दिखाई देता है। मेरा नाम अब अलविदाओं की एक गली है और एक दिल है जो सिर्फ एक्सरे फिल्म में दिखाई देता है। यहाँ तक कि मैंने स्वयं को अलग कर लिया है। यहाँ तक कि मैंने स्वयं को अलग कर लिया है शरण देने वाले राज्यों से, गैर जिम्मेदाराना सरकारों से। अब मेरा खून एक शरणार्थी है, कई आत्माओं और खुले हुए घावों को लिए हुए। मेरा ईश्वर माचिस की तीली में लगे फास्फोरस में रहता है और जलावन से आकार लेती राख में। मेरा ईश्वर माचिस की तीली में लगे फास्फोरस में रहता है और जलावन में आकार लेती राख में। गहरी नींद में मुझे दुनिया के नक्शे की आवश्यकता नहीं होती है। अब गेहूं के डंठलों की परछाई ने मेरी उम्मीदों को ढक लिया है। अब गेहूं के डंठलों की परछाई ने मेरी उम्मीदों को ढक लिया है। मेरे शब्दों की उतनी ही कीमत है जितनी एक उस बूढ़े परिवार की घड़ी की जो अब समय नहीं बताती। मैं अनासक्त हो गया हूँ स्वयं से, हवा की उन्मुक्ता के साथ, शहद से तुम्हारे स्पर्श के लिए। मुझे बेचैन करने वाला तुम्हारा नाम, मुझे बेचैन करने वाला तुम्हारा नाम अब मुझे शांत करता है और खोल देता है उन शहरों के दरवाजे, और खोल देता है उन शहरों के दरवाजे जहाँ मैं सोता हूँ लेकिन जीता नहीं हूँ, जहाँ मैं सोता हूँ लेकिन जीता नहीं हूँ। मैंने स्वयं को हवा, पानी, आग से अलग कर लिया है। जिस धरती से मैं बना था वो मेरे भीतर घर कर गई है, वो मेरे भीतर ही कहीं घर कर गई है। Senkite ne odminuvat. Eden den, ke se sretneme kako broće od hartija i lubenica što se ladi vo rekata, nemirot na svetot ke vide so nas, so dlankite, ke go pomračime sonceto i so fener, ke se dobližuvame. Eden den, vetrot nema da go promeni pravecot, brezata ke isprati lisija vo našite čevli pred pragot, volcite ke trgnat po našata nevinost. Peperutkite ke go ostavat svojat prav kroz našite obrazi. Една старица секое утро ќе раскажува за нас во чекалната и ова што го кажувам е веќе кажано.
ko čeka me vetrot kako dve znamenja na graničen premin, eden den site senki ke ne odminat. शैडो पास बाई, परछाई गुजर जाएगी। एक दिन हर परछाई हमारे पास से गुजर जाएगी। एक दिन हर परछाई हमारे पास से गुजर जाएगी। और एक दिन जब हम मिलेंगे, और एक दिन जब हम मिलेंगे एक कागज की नाव की तरह, या उस तरबूज की तरह जो नदी में ठंडा होता रहा है, निसंदेह होंगी हमारे साथ उस दिन संसार की तमाम चिंताएं। और हम हाथों में पकड़े हुए चिराग मिलेंगे, और हम हाथों में पकड़े हुए चिराग मिलेंगे। तब हमारी हथेलियां सूरज की तपिश से भर जाएंगी। तब हमारी हथेलियां सूरज की तपिश से भर जाएंगी। और एक दिन जब हवा अपना रुख नहीं बदलेगी, भोजपत्र का पेड़ अपने पत्ते दरवाजे पे पड़े हमारे जूतों में छोड़ जाएगा। और हमारी मासूमियत के बाद भेड़ियों की सी चालाकियां हमारे सामने आएंगी। तितलियां अपनी धूल हमारे गालों पर छोड़ जाएंगी। और हमारी मासूमियत के बाद भेड़ियों की सी चालाकियां सामने आएंगी। तितलियां अपनी धूल हमारे गालों पर छोड़ जाएंगी। प्रतीक्षालय में एक बूढ़ी औरत रोज सुबह हमारे बारे में कहानियां सुनाया करेगी। प्रतीक्षालय में एक बूढ़ी औरत रोज सुबह हमारे बारे में कहानियां सुनाया करेगी। हालांकि जो मैं कह रहा हूँ वो पहले भी कहा जाता रहा है। और हम इंतजार कर रहे हैं हवा का, सीमाओं पे लगे दो झंडों की तरह। और एक दिन हर परछाई हमारे पास से गुजर जाएगी। शिरानी राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित और पुरस्कृत कवि और कथाकार हैं। वे श्रीलंका से हैं। उनके 2 कहानियों के संग्रह और 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कहानी द ब्रेकिंग न्यूज के लिए उन्हें ग्रैटियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजपक्षे की कविताएं दुनिया भर की कई साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। वह मानव विज्ञान में भी हस्तक्षेप रखती हैं। राजपक्षे ने श्रीलंका के कैलनिया विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में BA किया है। और खुशी की बात यह है कि भारत के JNU से उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन में MA किया हुआ है। उनकी पहली कविता है आई विल राइज, मैं उठूंगी। Letting go. My name means nothing in another country. Invisible lines running across the earth create mountains of dissent. Go this way and I am who I am, recognizable in the mirror. Move that way, I become a cloud, silently wafting by unnoticed through the traffic. And in the other direction, I am a mere whiff of breeze hidden inside a traveling bag. My name becomes another country, adding up the numbers one by one. I move to a different beat, played noiselessly, lest someone hear and be annoyed that its harmony doesn't blend in with the ones blaring out of those on the streets, or those standing guard at street corners, hoping to pick up at a moment's notice, bundle inside vans and take away for safekeeping. My curries bubble softly, colors changed to suit, not like it bubbled as it was supposed to. Aromas subdued, spices rationed to flavor only so much. They cry out to be noticed, straining out of cooking pots, valiantly attempting to rise and dance on the wind, but held back by unseen rules in the new country. They might think it a witch's brew, take me in for questioning, put a lock on my lips,
a harness on my fingers. I've learned to ignore the other country that sometimes seeps into my thoughts, makes me feel left out, cold, alone. In this country, things don't work that way. The wheels grind to a different rhythm. Birds stare strangely but don't voice an opinion. Even they aren't certain about the rules of the game played out in this cold arena. अगली कविता है लेटिंग गो, जाने दो। मेरे होने का कुछ भी अर्थ नहीं है दूसरे देश में, मेरे होने का कुछ भी अर्थ नहीं है दूसरे देश में। पृथ्वी पर खिंची हुई है अदृश्य रेखाएं, असहमतियों के पहाड़ खड़ी करती हुई। इस तरह से जीवन जीना कि मैं कौन हूँ, इस तरह से जीवन जीना कि मैं कौन हूँ। रोज पूछना खुद से कि मैं कौन हूँ। हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ। शीशा मुझे पहचानता है, शीशा मुझे पहचानता है, लेकिन इस तरह जीवन जीने में मैं एक बादल बन गई हूँ, चुपचाप आसमान में तैरती हुई, अलक्षित लोगों की इस भीड़ भाड़ में, लोगों की इस भीड़ भाड़ में। और दूसरी तरफ मैं केवल एक झोंका हूँ, दूसरी तरफ मैं केवल एक झोंका हूँ जो यात्रा झोले में छिपा हुआ है, जो यात्रा झोले में छिपा हुआ है। मेरी कढ़ी में नरम बुलबुले उठते हैं, मेरी कढ़ी में नरम बुलबुले उठते हैं, और इसका रंग बदलना इस पे जच रहा है, लेकिन वो नहीं खौल रही है जैसे उसे खौलना चाहिए। उसकी सुगंध धीमी है, मसाले उसमें थोड़ा ही स्वाद देते हैं, और वो रोते हैं कि उन्हें देखा जाए। वे पूरी वीरता पूर्वक कोशिश करते हैं खाना पकाने के बर्तनों से बाहर आने की, हवा में उठने और नाचने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे वापस बैठ जाते हैं अदृश्य नियमों द्वारा दूसरे देश में। वो इसे चुड़ैल की शराब समझ सकते हैं। मेरे होठों पे ताला लगाकर, मेरे हाथों को बांधकर पूछने के लिए कुछ भी कभी भी अंदर आ सकते हैं, लेकिन मैंने ये अनदेखा करना शुरू कर दिया है इस नए देश में। लेकिन कभी कभी मेरे ख्यालों से जो रिसने लगता है वो मुझे अकेला, ठंडा, निष्कासित महसूस करवाता है। इस देश में चीजें उस तरह से काम नहीं करती हैं, इस देश में चीजें उस तरह से काम नहीं करती हैं। पहिए किसी और ही आवाज में सड़कों पर चलते हैं। पक्षी आश्चर्य से देखते हैं पर कोई आवाज नहीं करते हैं। पक्षी आश्चर्य से देखते हैं पर कोई आवाज नहीं करते हैं, ना ही कोई मत देते हैं। यहाँ तक कि वे नहीं जानते इस खेल के निश्चित नियमों के बारे में, जो इस ठंडे प्रदेश में खेला जा रहा है, I will rise. Genghis Khan rode through the land, across mountains and plains, cutting me down, leaving me in shreds. But I rose. The old university at Nalanda torched to the ground by fundamentalists, believing only their right. Stakes driven into bodies of monks. Death, destruction all around. My words turned to ash, my body to dust. But I rose, just as I did again when the Nazis threw me on bonfires, locked me inside cauldrons of hate, set fire to my brain and played with my body because they didn't like what I said, the way I lived and breathed, or who I was. But I rose above it all. They cut my tongue so I wouldn't cry, chopped my fingers so I could not sign,
then left me to die in a cold, dark prison. Yet again I rose. They burned me on a stake in an European town, called me a witch, denied me a voice. But I rose. My book was banned. They threw me out, hounded me across continents because I didn't conform to what they wanted. I hid for a while, and then I rose. They blew up the Buddhas of Kandahar, desecrated the shrines, ripped holes in the sands of time. But I rose. They shut me up in the land of the free, told me everything was as it should be. Politicians were good, Wall Street so pure. Still I rose. I tempted them. That's what they said as they threw a shroud and covered me up like they do the dead. My voice was weak, but I rose. They broke down the walls of worship in the desert, killed the statues and set fire to manuscripts. But I rose. They did all this, I'm not surprised, not one bit, as someone threw a bomb inside my house and let it burn, burn. My words crumpled and turned to cinders, and they think they have won. Yet I will rise, for I am truth and I will rise. कविता है आई विल राइज, मैं उठूंगी। चंगेज खां घोड़े पे सवार, चंगेज खां घोड़े पे सवार, मुझे काट कर मुझे टुकड़े टुकड़े छोड़कर पहाड़ों और मैदानों को पार करता गया। फिर भी मैं खड़ी हुई। नालंदा के पुराने विश्वविद्यालय को कट्टरपंथियों ने धूल में मिला दिया, ये मानकर कि ऐसा करना उनका अधिकार है। भिक्षुओं के शरीर में तलवारें पार कर दी। चारों ओर मृत्यु और विनाश। राख में बदल गए मेरे शब्द और धूल में मेरा शरीर। राख में बदल गए मेरे शब्द और धूल में मेरा शरीर। लेकिन मैं उठी, ठीक उसी तरह एक बार फिर जब नाजियों ने आग के ढेर पर फेंक दिया, बंद कर मुझे नफरत की देगची के भीतर। लेकिन मैं उठी ठीक उसी तरह एक बार फिर जब नाजियों ने आग के ढेर पर फेंक दिया, बंद कर मुझे नफरत की देगची के भीतर। लगाकर आग मेरे दिमाग में खेला मेरे शरीर के साथ, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा था मैंने वैसा नहीं किया। उन्हें नहीं पसंद आया जिस तरह से मैंने जिया या मैंने सांस ली या जो भी मैं थी, लेकिन मैं इन सब से ऊपर उठी। उन्होंने काट दी मेरी जीभ कि मैं रो नहीं सकूं। मेरी उंगलियों को दिया काट ताकि मैं हस्ताक्षर नहीं कर सकूं, और मुझे छोड़ दिया एक अंधेरी कोठरी में मरने को। फिर भी मैं फिर से उठी। यूरोप के एक कस्बे में एक तख्ते पर चढ़ा दिया मुझे, जला दिया मुझे बुलाते हुए चुड़ैल और मेरी आवाज से करते हुए इनकार। फिर भी मैं उठी। प्रतिबंधित कर मेरी किताब को उन्होंने फेंक दिया मुझे बाहर। महाद्वीपों के पार तक किया पीछा मेरा, क्योंकि मैंने वो सब नहीं किया जैसा वे चाहते थे। मैं थोड़ी देर के लिए छिपी और फिर मैं उठी।
उन्होंने कंधार के बुद्ध को उड़ा दिया, पूजा स्थलों को नष्ट कर दिया, समय की रेत में कर दिए छेद, लेकिन मैं फिर भी उठी। उन्होंने मुझे कैद कर लिया। उन्होंने मुझे कैद कर लिया उस राज्य में जहां आजादी थी। मुझे बताया गया यहाँ सब कुछ वैसा है जैसा कि होना चाहिए। मुझे बताया गया कि यहाँ सब कुछ वैसा है जैसा होना चाहिए। अच्छे राजनेता, गलियां साफ। फिर भी मैं उठी। उन्होंने उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ सब कुछ वैसा है जैसा होना चाहिए। अच्छे नेता, अच्छी गलियां साफ। लेकिन फिर भी मैं उठी। मैंने उन्हें लालच दिया वो करने का जैसा कि उन्होंने कहा। मैंने उन्हें लालच दिया वो करने का जैसा उन्होंने कहा। उन्होंने छिपा दिया मुझे उसी तरह जैसे एक शव को छिपा देते हैं। उन्होंने छिपा दिया मुझे उसी तरह जैसे एक शव को छिपा देते हैं। मेरी आवाज कमजोर थी, लेकिन मैं उठी। उन्होंने रेगिस्तानों में इबादतों की दीवारों को तोड़ दिया। उन्होंने रेगिस्तानों में इबादतों की दीवारों को तोड़ दिया, मूर्तियों को दिया उजाड़, पांडुलिपियों को जला दिया, लेकिन मैं फिर भी उठी। उन्होंने ये सब किया, मुझे कोई आश्चर्य नहीं। उन्होंने ये सब किया, मुझे कोई आश्चर्य नहीं, उतना थोड़ा भी नहीं कि जैसे मेरे घर के अंदर किसी ने बम फेंका और उसे जलने दिया। उन्होंने ये सब किया, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, उतना थोड़ा भी नहीं कि जैसे मेरे घर के अंदर किसी ने बम फेंका और उसे जलने दिया। मेरे शब्द उखड़ गए और एक बुझी हुई राख में बदल गए। मेरे शब्द उखड़ गए और एक बुझी हुई राख में बदल गए। सोचने के लिए और वे सोचते हैं कि वे जीत गए हैं। सोचने के लिए वे सोचते हैं कि वे जीत गए हैं। फिर भी मैं उठूंगी बार बार। सत्य के लिए मैं उठूंगी बार बार। फिर भी मैं उठूंगी बार बार। मैं सत्य के लिए उठूंगी बार बार। Loneliness. Because I crossed over no man's land one day, a few steps of nothingness between two countries that drew borders to fence us in. A sliver of territory just enough for a road to run through. A few kiosks that might make it livable, but not sufficient for homes to make you feel loved or to put down roots. No one feels at home in no man's land. No one stops there. Not for long. Only lonely birds swooping down infrequently to rest a while, taking wing as they sense all is not quite right. Or the occasional curious cow that wonders if the grass is really greener, yet doesn't venture further. A feeling of unease she can't quite understand. Fear of death by slaughter, slow and painful. Cold breeze carrying messages of anguish and terror waiting on the other side. Because sometimes words are not required to make one understand or experience joy and grief at the same time. Because of this you left, unable to comprehend, refused to accompany me, stood for an hour at the threshold until the gates closed behind me. You gazed as I went over to the other country. Past the entrance, the men in uniform, the plumed hats, the paperwork, the stamp of finality, to get lost in the rest of what makes it theirs, not yours anymore. Because it happened so long ago, you don't remember the words spoken as you watched people stride away, like me. But I remembered your face that day, and the words you wanted to speak but couldn't.
So you let your eyes converse instead, because it sounded so good, like a violin crying in an abandoned house, like a dog howling in the lonely ruins, like a peacock singing in a desert dream. And I remembered. अगली कविता है लोनलीनेस, अकेलापन। एक दिन मैंने पार की, एक दिन मैंने पार की अवानांतर जमीन, अवानांतर जमीन। या कहें दो देशों के बीच के दावे की जमीन, या कहें दो देशों के बीच के दावे की जमीन। शून्यता से भरे हुए कुछ कदम, शून्यता से भरे हुए कुछ कदम। वास्तव में वे सीमाएं खींचते हैं ताकि हमें बाड़ों के भीतर रख सके। वास्तव में वे सीमाएं खींचते हैं ताकि हमें बाड़ों के भीतर रख सके। बस थोड़ी सी जमीन किसी देश में, बस थोड़ी सी जमीन किसी देश में काफी है सड़क बनाने के लिए जिन पर चला जा सकता है। बस थोड़ी सी जमीन किसी देश में काफी है सड़क बनाने के लिए जिन पर चला जा सकता है। सड़क के किनारे बनी छोटी छोटी गुमटियां जहां पर रहा जा सकता है। सड़क के किनारे बनी छोटी छोटी गुमटियां जहां रहा जा सकता है। लेकिन वे पर्याप्त नहीं है घर कहलाने के लिए, तुम्हें प्यार का एहसास कराने के लिए और तुम्हें अपनी जड़ों के साथ खड़े रहने के लिए। और लेकिन वे पर्याप्त नहीं है घर कहलाने के लिए, तुम्हें प्यार का एहसास कराने के लिए और तुम्हें अपनी जड़ों के साथ खड़े रहने के लिए। कोई कैसे महसूस कर सकता है घर, कोई कैसे महसूस कर सकता है घर उस जमीन पर जहां पर दो देश कर रहे हो अपने अपने दावे। कोई कैसे महसूस कर सकता है घर उस जमीन पर जहां पर दो देश कर रहे हैं अपने अपने दावे। वहां कोई बहुत दिनों तक नहीं रुकता सिवाय उन पक्षियों के जो अक्सर वहां उतरते हैं थोड़ा सुस्ता लेने के लिए। लेकिन शीघ्र ही वे जान जाते हैं कि यहाँ सब ठीक नहीं है। वहां कोई बहुत दिनों तक नहीं रुकता सिवाय उन पक्षियों के जो अक्सर वहां उतरते हैं थोड़ा सुस्ता लेने के लिए। लेकिन शीघ्र ही वे जान जाते हैं यहाँ सभी कुछ ठीक नहीं है। कभी कभी जिज्ञासु गायें घूमती हैं वहां पर, कभी कभी जिज्ञासु गायें घूमती हैं वहां पर। क्या घास सचमुच हरी है, क्या घास सचमुच हरी है ये जानने के लिए। लेकिन वे आगे बढ़ने का साहस नहीं करती, लेकिन वे आगे बढ़ने का साहस नहीं करती। हालांकि वे नहीं समझ सकती वहां की असहजता को, हालांकि वे नहीं समझ सकती वहां की असहजता को। ठीक ठीक उसी तरह मौत का भय, ठीक उसी तरह मौत का भय, धीरे धीरे मारे जाने का दर्द, धीरे धीरे मारे जाने का दर्द। वहां की ठंडी हवाएं व्यथा के संदेश लाती हैं और साथ में कि दूसरी तरफ आतंकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहां की ठंडी हवाएं व्यथा के संदेश लाती हैं और साथ में ये भी कि दूसरी तरफ आतंकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती किसी को समझने के लिए, इसी तरह जैसे कभी कभी सुख दुख समझने के लिए। क्योंकि कभी कभी शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती किसी को समझने के लिए, इसी तरह जैसे कभी कभी सुख दुख समझने के लिए। क्योंकि इस कारण तुमने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि इस कारण तुमने मुझे छोड़ दिया और समझने में असमर्थ रहे। 1 घंटे तक तुम दरवाजे पे खड़े रहे,
जब तक कि मेरे पीछे के दरवाजे बंद नहीं हो गए और तुम मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं दूसरे देश चली गई हूँ। प्रवेश द्वार पार करते ही वर्दीधारी सैनिक पंखों की लगाई टोपी के साथ प्रवेश द्वार पार करते ही वर्दीधारी सैनिक पंखों लगाई टोपी के साथ कागजी कार्रवाई और बचा कुछा सभी कुछ खो देना जो यहाँ से जुड़ा था अब तुम्हारा कुछ भी नहीं था। वर्दीधारी सैनिक पंखों लगाई टोपी के साथ कागजी कार्रवाई और बचा कुचा सभी कुछ खो देना जो यहाँ से जुड़ा था अब तुम्हारा कुछ भी नहीं था, अब तुम्हारा कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये बहुत साल पहले हुआ था तो तुम्हें वो शब्द भी याद नहीं जो बोले गए थे। तुम लोगों को लंबा लंबा डग भरते जाते देखते रहे, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन मुझे याद है तुम्हारे शब्द जो तुम कहना चाहते थे पर कह नहीं सके, इसलिए तुमने अपनी आँखों को ही बोलने दिया। ये बहुत अच्छे से बोलती हैं, ठीक उसी तरह जैसे एक वायलिन एक घर में रोता है, जैसे एक वायलिन एक छोड़े हुए घर में रोता है, एक कुत्ता एक खंडहर में चिल्लाता है, जैसे मोर रेगिस्तान में गाता है। हाँ मुझे याद है तुम्हारा आँखों से बोलना। Hello. First of all, I would just like to say thank you so much for having me at this festival. I'm very, very excited. I wish I was there in person, but unfortunately we can't be, and this is the second best thing, so thank you so much for having me. I am going to read you 3 poems now. I hope you enjoy them. If not, I hope you enjoy the poems from the other poets and writers at the festival. But I thought I would start off with one from this book, which is called Nobody Told Me, and it's all the diary entries and poems that I wrote when I was pregnant and having my daughter and trying to work out how to be a parent, which I'm still trying to work out. And this poem is called Wow, and I wrote it when my daughter was about 1, and it was the first time she'd seen herself in a mirror, because I didn't have any mirrors in my house, just sort of one on the bathroom wall. And I put up a long mirror, and she immediately walked up to the mirror naked. She was always naked, and she just stared at herself in the mirror as if she was some sort of goddess. And she started to sort of bounce around and look at her body and look at her belly and look at her bum, and then she started to applaud herself. So this is a poem that I wrote while watching my daughter applaud her own naked bum in the mirror, and it's called Wow. My body is amazing. I can almost hear her saying it as she stands naked at the mirror, hands clapping in applause to it. She's naked, bold and proud, her mouth open wide and round like, wow, my body is amazing. She's 1 year old and loving it, big belly sticking out, thighs like mini tire towers, and when she looks at her reflection, she always shouts aloud like, wow, this body is so great. Gazing down now, I tried to do the same. Ignore the plastic advert spreads that pass me on the way. I say my body is amazing, despite what some might say. I say my body is amazing, despite the claims you make. The nip and tuck and cuts and sucks that fill my walk to work each day. Enhancement ads and happiness will only come with curves this way. And if I lay in front of you today, clothes drop to the floor, you'd prescribe me what I could have less of and what I should want more of. A tick box, what could be chopped off with red pen ready, hand aside, your eyes deciding what to slice from lips to cheeks to bum to thighs.
The lines below my eyes, you say, I ought to peel or pull away. My breasts will start to sag one day, that breastfed baby there to blame. She came into the world, you say that's great, but now behold your face, your saggy stomach, baggy eyes, stretch mark skin, you look and sigh. My eyes tighten, my legs inject, my thighs cut back, my head perfect, my stomach flatten, my breasts enhance, don't smile too much, oh God, don't laugh. As you mark me, like a canvas page in circled bouts of red, I feel the need to tell you you might praise this skin instead. 'Cause as you chat about correction, you're plucking cuts and lasers, briefcase stuffed with time relapses, scalpel, lead, erasers, I take up your red pen to my cheeks and mark 2 stripes on either side. A naked, painted warrior could be a sorer sight for eyes, 'cause I am ready for your battles now. My body's felt the worst. No scalpel cut intense as that last damn push of birth, and I have seen with awed amazement what our body brave can do, and now I'm marked like tribal tattoos with the tales my flesh went through. But those stripes that line my saggy stomach mark me like gold, and the folds below my eyes tell a tale just as bold. My laughter lines are getting deeper now because I smile twice as much, so if you palm read these first wrinkles, my life would light up. The official position is that smooth skin is queen, but without any lines there's no reading between them. A storybook is opening, my life has just begun, and once upon never plays if I cling to line 1 as you try to cover the living I've done, as a human, a woman, and now as a mum. But your red pen can't rub out the nights I've not slept, the parts that I've bled or the laughter I've wept. The baby I held in a stomach that stretched, the breast that got heavy so baby was fed. The parties I've had out, the sleep I've missed out on, the dinners I've stuffed down my throat like a python. As you pile on the pressure to cover my life, I wonder what on earth is so wrong with your sight. If my mind and my memory can tell you my tales, then why can my body not tell them as well? As our babies stand naked, applauding their skin, I can't wait for their lives and their lines to begin. So that is one for my daughter. I'm going to read a very short, soppy poem second, and I guess this is my idea of a love poem, and I wrote it after going to a sea life sanctuary in Scotland where I live often, and they had sea otters swimming, and I learned that sea otters hold hands when they sleep in case they lose each other while they're sleeping in the river, in the water. So this is for anybody that you like to cuddle when you sleep. Otters. Maybe there's no fear, we'll float far apart from each other in these waters as moon beckons tide, but cozy in bed, still I rest so much better, like otters, together, your hand warm in mine. So thank you very much for having me. This last one is something that I really hate about England, where I live most of the time. Not the whole of England, but just some of England. And I think England is a bit overconfident as a country, to say the least. And we like to claim lots of things as our own, and I think we do that especially with tea. So cheers. And we like to call lots of our tea English tea and English breakfast tea and Yorkshire tea, even though none of it is made in England, like most of the things that we buy. So this is a poem that I wrote for a neighbour who I think was very xenophobic and kept talking about how England was the best country in the world, and it annoyed me a lot. So I wrote this poem for him, and it's called a British National Breakfast. When I asked him what he wanted to do when he finished work, he said he was going to move to Spain. So I thought that was quite funny after talking about how good England was. So yeah, this is for him. A British National Breakfast. He starts the day with a small glass of orange juice, bought at Sainsbury's, South African produce. Mug emblazoned with our German bread queen, he sips English breakfast tea, forgetting those are Indian leaves.
1.5 teaspoons each of sugar grain, Asda bought Barbadian cane. Husband fries eggs, wife waters wisteria, cooking oil from Italy, heating oil, Nigeria. They swallow 2 pills each to help their bowels and digestion, invented by a research team of US and Indian. Newspaper flick through, headlines are read, says more crime, more violence, less hospital beds. She complains to her husband, he complains to his wife. They complain it must be those foreigners ruining their lives. Voting polls open, BNP ticked. Pen bought from Staples, Iranian ink. They drive home on roads laid by Irish Jamaicans. She sprays on her perfume, an Arab invention. Complaining about foreigners joining this country, forgetting the source of our dear British money. Desperate for someone to blame for her boredom, she waters the pansies, fertilizer from Jordan. Desperate for someone to blame for his misery, they complain that foreigners are ruining the country. Afternoon nap to TV, both sigh. Made in Sri Lanka, sold from Shanghai. Mumbling that Polish have run to this country, they watch a place in the sun repeated from Sunday. Shop down at Asda because the stuff there is cheaper, they complain. More British jobs for more British people. Buy 2 for 1 offers from low wages abroad, claiming the price of local farm shops is robbery, fraud. Pick up a pizza on the short journey home. Complain British culture is being pushed to death row. Home on the couch, watch TV all night. Complaining that foreigners have ruined their lives. They finish the day with a cup of hot cocoa, beans made in Kenya, profits to Tesco. Complaining in bed about closing our borders. They don't learn Spanish, retire to Mallorca. Thank you very much for having me, and have a gorgeous, gorgeous day, whatever you're doing, gorgeous week, year, life, and thank you again in this strange times. Bye. हॉली मैकनिश। हॉली मैकनिश यूके की लेखिका हैं। उनके 3 काव्य संग्रह पेपर्स, चेरी पाई, प्लम आदि प्रकाशित हैं। यूके की महिला फुटबॉल के इतिहास से संबंधित एक नाटक ऑफसाइड भी उन्होंने लिखा है। कई पुरस्कारों से सम्मानित है। उनकी कविताओं के फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, हंगेरियन, पोलिश और जापानी में अनुवाद हो चुके हैं। उन्होंने इरविन वेल्स, केई टेम्पेस्ट, जैकी के, हेलन पंचहर्स्ट और यंग फेयर्स के साथ कई काव्य प्रस्तुतियां दी हैं। उनकी कविता सुनते हैं हम अ ब्रिटिश नेशनल ब्रेकफास्ट, एक अंतरराष्ट्रीय नाश्ता। वे दिन की शुरुआत एक अंग्रेजी नाश्ते से करते हैं। सनबरी से खरीदे हुए और साउथ अफ्रीका में पैदा किए हुए। वे चाय के साथ अंग्रेजी नाश्ता करते हैं, इसकी भारतीय पत्तियों को भूलते हुए। प्रत्येक कप में 1.5 चम्मच चीनी, असदा से खरीदा हुआ और बरखेड़ियन केन से उपजा। पति अंडे फ्राई करता है, पत्नी पौधों में पानी देती है। खाना पकाने का तेल इटली का, जलावन तेल नाइजीरिया का। वे 2 गोलियां निगलते हैं अपनी आंत और पाचन तंत्र को मदद करने के लिए। यूएस और भारतीय टीम के सदस्यों द्वारा तैयार किया गया। समाचार पत्रों को एक सरसरी नज़र से देखते हैं और केवल मुख्य समाचार पढ़ते हैं। पढ़ते हैं और मारकाट और हिंसा। अस्पतालों में कम जगह। पति पत्नी से शिकायत करता है। पत्नी पति से और दोनों शिकायत करते हैं कि
वे केवल विदेशी हो सकते हैं जो उनके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, और दोनों शिकायत करते हैं कि वे केवल विदेशी हो सकते हैं जो उनके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। जैसे ही मतदान केंद्र खुलते हैं, बीएनपी की खड़खड़ाहट शुरू हो जाती है। जैसे ही मतदान केंद्र खुलते हैं, बीएनपी की खड़खड़ाहट शुरू हो जाती है। स्टेपन का पेन और स्याही ईरान की, वे लौटते हैं घर आयरिश जमाइकन द्वारा निर्मित सड़कों से, छिड़कते हैं अरब का इत्र अपने वस्त्रों पर और शिकायत करते हैं कि विदेशी उनके राज्य में रह रहे हैं, ब्रिटिश आय के स्रोत को भूलते हुए अपनी ऊब को वो दूसरों को सिर मढ़ने के लिए बेताब हैं और शिकायत करते हैं कि विदेशी उनका घर बर्बाद कर रहे हैं। श्रीलंका में बनाए गए और संघाई में बेचे गए टीवी के आगे वे दोपहर को जमाई लेते हैं। श्रीलंका में बनाए गए और संघाई में बेचे गए टीवी के आगे वे दोपहर को जमाई लेते हैं, बड़बड़ाते हुए कि पोलिश को अपना देश तो चलाना ही पड़ेगा। हर रविवार को दोहराए जाने वाला नाटक अ प्लेस इन द सन देखते हैं। अजदा में जाकर खरीदारी करते हैं क्योंकि वहाँ सामान सस्ता है। वे शिकायत करते हैं कि अधिक ब्रिटिश नौकरियाँ अधिक ब्रिटिश लोगों के लिए होनी चाहिए। बाहर से कम दर पर एक के साथ एक मुफ्त श्रम का वे दावा करते हैं। स्थानीय फार्म हाउस की दुकानें धोखाधड़ी और डकैती की सूचक हैं। घर जाने के छोटे से रास्ते में वे पिज्जा उठाते हैं। घर जाने के छोटे से रास्ते में वो पिज्जा उठाते हैं और शिकायत करते हैं कि धीरे धीरे ब्रिटिश खाना खत्म होता जा रहा है। घर में सारी रात काउच पे बैठकर सारी रात टीवी देखते हुए वे शिकायत करते हैं कि विदेशियों ने उनकी जिंदगी नर्क कर दी है। वो एक कप कोको के साथ अपना दिन समाप्त करते हैं। केन्या में बने बीन्स टेस्को में बेचे जाते हैं। बिस्तर पर लेटते हुए वे समुद्र के बंद रास्तों के बारे में शिकायत करते हैं। मेजोर्का से रिटायर्ड होते हैं लेकिन स्पेनिश नहीं सीखते और वो हर बात पे शिकायत करते हैं।